हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे संत गहिरागिरि विश्वविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ परीक्षा जो आपका हो रहा है 2021 में, ठीक ना, वार्षिक परीक्षा हो रहा है। उसमें हम बीएससी प्रथम वर्ष मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका कार्बनिक रसायन है जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, इस प्रश्न पत्र का पूरा उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। पेपर फर्स्ट ऑल क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे हम संत गहिरागिरि यूनिवर्सिटी अंबिकापुर का। ठीक, तो वीडियो आप पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। पहले आप वीडियो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। वीडियो पहले ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरा समझा के बताया जाएगा। यदि कहीं कुछ त्रुटि होगा, गलत होगा तो उसको भी आपको बताया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद लास्ट में यदि आपको वीडियो देखने के बाद आंसर सभी के अच्छे लगते हैं, ठीक ना, लास्ट में यदि आपको आंसर सभी के अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आंसर अच्छे लगते हैं तभी कीजिएगा, और अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो पहले शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा। देखिए, पहले हम यूनिट फर्स्ट का देखते हैं, उत्तर क्रमांक 1 का ए का आंसर, ठीक ना। तो उत्तर पहला प्रश्न आपका क्या था? पहला प्रश्न बताया था डी ब्रागली समीकरण क्या है, बोला था उसके संवेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये देखिए डी ब्रागली समीकरण यहाँ आपका बताया गया है। यह है डी ब्रागली समीकरण, जिसमें दो नियम लगते हैं, एक आइंस्टीन और एक प्लांक का नियम लगता है। इस प्रकार से आपका लास्ट में यहाँ देखिए ये है आपका तरंग दैर्ध्य एवं संवेग में संबंध, ठीक ना। तो इस प्रकार से संबंध आपका आ जाएगा यहाँ। उसके बाद यहाँ तक आप लिखकर इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप लिखिएगा। दूसरा है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न था, पहला यूनिट का ही दूसरा प्रश्न, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो देखिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यही है नॉर्मल भाषा में बोलें तो। इसको कैसे लिखना है आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो यूज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक आप लिखिएगा, ठीक, ये है इसका लास्ट, ठीक, यहाँ तक आपको लिखना है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है आपका यूनिट फर्स्ट का कि ऑक्सीजन अणु जो होता है, ऑक्सीजन में अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है जबकि नाइट्रोजन में 3 होती है, समझाइए क्यों होता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको आणविक कक्षा कार्य के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ आप आणविक कक्षा कार्य से हम जानते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, आणविक कक्षा ऊर्जा आरेख, फिर N2 अणु का आणविक कक्षा आरेख बनाएंगे। उसके बाद यहाँ आपका यहाँ तक जब आप बना लेंगे तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों का आणविक कक्षक आरेख से पता चल जाएगा कि इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। इस प्रकार आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यूनिट सेकंड देखते हैं। यूनिट सेकंड उत्तर क्रमांक 2 का पहला प्रश्न का उत्तर, उसमें आपके पास पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अथवा हम दिए हुए हैं, ठीक ना, तो ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना। तो इसमें हम पहला कारक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा, दूसरा विलायकन ऊर्जा, इस प्रकार से हम कारक लिखे हुए हैं, ठीक, प्रभावित करने वाले कारक, विलायक की ध्रुवणीयता, ठीक ना। उसके बाद आपका विलायक का परावैद्युतांक है, उसके बाद आयनिक आकार है, उसके बाद आपका आयनिक आवेश है, ठीक ना। इस प्रकार से 6 प्रभावित करने वाले कारक आपको दिए हुए हैं, ठीक ना। इन 6 कारकों को आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका उत्तर क्रमांक जो दूसरा प्रश्न है उसी का बी नंबर का प्रश्न है कि LiCl जो लिथियम क्लोराइड होता है कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है जबकि पानी में अविलेय है, क्यों? तो उसका कारण यहाँ बताया गया है। घुलनशील क्यों होता है? क्योंकि जो लिथियम प्लस आयन होता है उसका आकार बड़ा होता है क्लोरीन माइनस आयन से, ठीक ना, जिसके कारण वह विरूपित कर देता है, बड़े क्लोरीन माइनस आयन को विरूपित कर देता है, ठीक। इस कारण कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है, अर्थ संयोजक गुण उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका कि LaAl एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो आपका होता है वो, ठीक ना, आयनिक होता है जबकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सहसंयोजी होता है, क्यों? ठीक, तो यहाँ बताया गया है आपका क्यों होता है कारण, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम यूनिट थर्ड में चल जाते हैं, ठीक ना। यूनिट थर्ड तीसरा यूनिट में आपका तीसरा नंबर का प्रश्न, ठीक, उसमें आपके पास पूछा था ऑक्सीजन अणु का अणु कक्षक आरेख, ठीक ना। तो यहाँ आपका ऑक्सीजन अणु का अणु कक्षक आरेख बताया गया है यहाँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको यहाँ तक बना लीजिएगा, यहाँ से आपका इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका सी नंबर का प्रश्न है, ठीक ना, यूनिट थर्ड के सी नंबर का प्रश्न, संकरण के आधार पर PCl5 अणु की आकृति बताए, समझाइए, ठीक ना। संकरण के आधार पर जो आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है इसकी आकृति बताना है, ठीक। तो इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लीजिएगा, समझा लीजिएगा इसका आकृति कैसे होता है। उसके बाद यहाँ आप
इसको सामान्य अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, संकृत अवस्था में ऐसे करेंगे। उसके बाद ये है इसकी आकृति, ठीक ना, ये इसकी आकृति है। इस आकृति को अच्छे से आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका इसका आंसर समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जो तीसरा यूनिट है उसका एक प्रश्न आपके का इसमें नहीं बताया गया, ठीक ना, बेंट नियम, क्योंकि अब आगे आ गया हमारा चौथा यूनिट। ठीक, तो आपका जो है बेंट नियम जो है, ठीक ना, बेंट नियम जो पूछा गया है, ठीक, वो आपके लिए समझ लीजिए कि परीक्षा के लिए वर्क है, आपको उसको खुद से करना है, ठीक ना, क्योंकि परीक्षा आपका हो रहा है, ठीक ना, परीक्षा आपका हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि एक दो प्रश्न कम से कम आप अपने से जरूर करें, तभी तो परीक्षा का कुछ मतलब होगा ना। वरना पूरा का पूरा जब आप दूसरे का ही देख के लिखेंगे तो परीक्षा लिखने का मतलब क्या होगा। तो दो प्रश्न मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, एक बेंट नियम नहीं बता रहा हूँ, एक आपका चौथा यूनिट का एक प्रश्न होगा उसको भी नहीं बताऊंगा, ठीक ना। दो प्रश्न आपके लिए है, उसको आपको खुद से करना है, ठीक ना। चलिए इसके लिए बुरा मत मानिएगा, ठीक ना, क्योंकि वो आपका वर्क है, आप दो प्रश्न जरूर कीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यदि ना समझ आए अच्छे से उस प्रश्न को, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक ना। देखिए यूनिट 4 है आपका उत्तर क्रमांक 4 का। ठीक, उत्तर क्रमांक 4 में यहाँ दिया गया है आपका लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। देखिए इसका बी नंबर है, ए नंबर इसका भी जो है आपका कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, ठीक ना। लिथियम और मैग्नीशियम के दो दो उदाहरण लिखिए। तो वो जो आपका प्रश्न है उसका आंसर भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक, उसको आपको खोजना है, ठीक, उसके बाद आंसर लिखना है। अब देखिए दूसरा इसका लिथियम और मैग्नीशियम के में विकर्ण संबंध बताइए। तो ये देखिए लिथियम अपने इस समूह के अन्य तत्वों से असमान है परंतु मैग्नीशियम से समानता रखता है, ठीक ना, जिसको विकर्ण संबंध कहा जाता है। तो इसी को यहाँ बताया गया है अच्छे से, ठीक ना, तो इसको आपको अच्छे से पढ़कर लिख लेना है। इस प्रकार से आपको 8 यहाँ विकर्ण संबंध में बताए गए हैं कि आपके जो होते हैं दोनों में समान होते हैं, ठीक, तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद जो आपका सी नंबर का है चौथा यूनिट का, चौथे प्रश्न का सी नंबर, उसमें है बोरेजिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक ना। तो बोरेजिन बनाने की प्रयोगशाला दो विधि यहाँ दी हुई है आपकी। पहला अमोनियम क्लोराइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड की अभिक्रिया जब कराई जाती है 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब आपका बोरेजिन बनता है। दूसरा आपका है कि अमोनियम क्लोराइड क्या बोरान बोरान ट्राइक्लोराइड से कराने पर, ठीक ना, आपका ये बोरेजिन बनता है। तो इन दोनों अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं, प्रयोगशाला विधि यही है दोनों का, ठीक ना। उसके बाद आपका यूनिट 5 यहाँ दिया हुआ है। यूनिट 5 का 5वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उसमें देखिए आपका अथवा के बाद का है, ठीक ना। पहले आपके पास क्लेथरेट यौगिक पूछा हुआ है जिसको पिंजर यौगिक बोलते हैं, ठीक ना। तो क्लेथरेट यौगिक को समझाइए। तो यहाँ देख सकते हैं क्लेथरेट यौगिक के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ इसका संरचना भी बताया गया है, ठीक ना। इस प्रकार से क्लेथरेट यौगिक की संरचना होती है। क्विनोल अणुओं द्वारा निर्मित होता है क्लेथरेट, ये इसका संरचना सूत्र मतलब अणु सूत्र होता है और ये संरचना होता है इसका। इस संरचना को आपको अच्छे से बना लेना है। सेकेंड आपके पास है जेनान हेक्साफ्लोराइड, ठीक ना, XeF6 की संरचना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। संरचना के बारे में थोड़ा बताया गया है। उसके बाद यहाँ संकरण इसमें बताया गया है, फिर आपका इसका संरचना बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप अच्छे से संरचना और बना सकते हैं, ठीक ना। द्विपिरामिडीय संरचना है ये आपका जेनान हेक्साफ्लोराइड का। sp3d2 संकरण इसमें पाया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है जेनान जो है आपका टेट्राफ्लोराइड, ठीक ना, के रासायनिक गुण पूछा हुआ है, ठीक ना। तो रासायनिक गुण यहाँ लिखे हुए हैं कि 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर अपचयित हो जाता है जेनान, ठीक ना। और दूसरा है आपका रासायनिक गुण यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से तीसरा चौथा 4 रासायनिक गुण इसके आपके लिखे हुए हैं, ठीक ना। 4 रासायनिक गुण को आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो यही थे आपके दो प्रश्न इसमें नहीं बताए गए, कार्बधात्विक यौगिक, दूसरा आपका जो है बेंट नियम, ठीक ना। तो इन दोनों को आपको खुद से करना है, ठीक। और न समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देख लिए, ठीक ना। तो अच्छा यदि आपको लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।